बिगनिंग आफ्टर द एंड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्थर का जो बर्थडे होता है वो आ गया होता है, जहाँ पे ये सभी लोग साथ मिलके आर्थर को विश कर रहे होते हैं। तो आर्थर जो होता है सभी का शुक्रिया अदा करता है जो ये सभी इसके जन्मदिन पे इसके साथ हैं, जबकि एलिस जो होती है खुश होते हुए कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि आर्थर तुम 9 साल के हो चुके हो। और विंसेंट कहता है कि चलो हम आज का अपना लिटिल सेलिब्रेशन मजे से करते हैं। और हम देखते हैं कि आर्थर के जन्मदिन पे इन लोगों ने पार्टी रखी होती है, जहाँ पे ये सभी लोग मस्त आराम से खाना खाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे डिशेस आई होती हैं और बबीता जो होती है कहती है कि ये म्यूजियम में रखा हुआ खाना नहीं है, इसलिए जल्दी से सभी लोग टूट पड़ो और जितना हो सके उतना ठूस ठूस के खाओ। जिसके बाद ये सभी लोग ही खाना एंजॉय करने लगते हैं और वाकई में ये लोग खाना खाते हुए काफी मजे भी मारते हैं और ये वाकई में काफी अच्छी यादें होती हैं जिन्हें ये लोग भूलना नहीं चाहेंगे। और तभी एडम कहता है कि डैडी तुम्हारी बारी, और क्या तुम्हें वो समय याद है जब तुम्हारे पेंट में आग लग गई थी जिसकी वजह से तुम्हें अपने जले हुए पिछवाड़े को दबा के पूरे टाउन में जाना पड़ा था। और इस चीज को सुन के डर्डन जो होता है एम्बेरस हो जाता है, लेकिन तभी जैस्मिन जो होती है कहती है कि एडम ऐसा दिखता है कि तुम वो समय भूल गए हो जब एक डंजन में तुम एक हॉर्न मॉल के नीचे आ गए थे, और जहाँ तक मुझे याद है तुम इतनी बुरी तरीके से डर गए थे कि तुम जमीन पे फ्लैट होकर लेट गए और किसी फुहारे की तरह टॉयलेट करने लगे थे। और इस बात को सुन के एडम को एक काफी तगड़ा वाला झटका लगा होता है, जबकि सभी लोग काफी जोरों से हंसने लगे होते हैं। तो एडम जो होता है ये कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम लोगों में से किसी ने नहीं देखा था। और इसी तरीके से ये सभी लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए मजे ले रहे होते हैं और कुछ समय तक एंजॉय करने के बाद फाइनली ये लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे रे जो होता है इनसे कहता है कि वैसे तो हम लोगों ने डिनर को फिनिश कर लिया है, लेकिन सोचा नहीं था कि एडम जो इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट होगा, और चलो अब अपना अपना तोहफा निकाल लो। और फिर एलिस और रे जो होते हैं ये आर्थर को प्रेजेंट देते हुए कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारी मदर और मेरी तरफ से है और एली की तरफ से भी। और जैसे आर्थर को ये गिफ्ट मिला होता है तो एली जो होती है काफी प्यार भरी नजरों से ही इसको देखते हुए आ रही होती है। तो आर्थर इससे पूछता है कि क्या तुम भी इसे साथ मिलकर खोलना चाहोगी, तो इसके लिए एली जो होती तुरंत ही हामी भर देती है। और जैसे आर्थर इस बैग को खोलता है तो इसको ग्लव्स मिलते हैं। तो एलिस जो होती है कहती है कि और ये जो लेदर ये स्पाइक्ड आर्चर्स का है जिसे तुम्हारे फादर ने हंट किया था और उसके खाल को खुद उधेड़ा था, और इन तीनों ही जेम से मैंने छोटा सा हीलिंग स्पेल जो है इम्ब्यूड कर दिया है, और इसकी वजह से इनमें से हर एक जेम में एक सिंगल स्पेल जितनी पावर है। और मुझे लगता है कि ये सही रहेगा जब तुम बाद में मिशन पे जाओगे, और इससे तुम्हें भी सेफ्टी की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और आर्थर जो होता है इसे पहन के कहता है कि ये तो एकदम परफेक्ट है, और ये तुरंत ही अपने मदर फादर को हक करते हुए कहता है कि मुझे काफी पसंद आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी विंसेंट जो होता है कहता है कि अरे यार कितना इमोशनल हो रहे हो, अब हमारी बारी भी है। और फिर कहता है विंसेंट जो होता है आर्थर के सामने झुक के इसको रिंग निकाल के प्रपोज करने लगता है, लेकिन तभी बबीता जो होती है इसके कंटाप पे धरते हुए कहती है कि हनी बच्चे के मजे लेना बंद करो। तो विंसेंट जो होता है रोते हुए कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे ड्रामे को अप्रिशिएट करे। आर्थर ये रिंग तुम्हारे लिए, जबकि ये वाली रिंग जो है ये एलिस तुम्हारे लिए है। जबकि रे जो होता है मुंह बनाते हुए सोचता है कि मैंने जो जेम तुम्हें दिया था वो यहाँ तक कि इस रिंग वाले से ज्यादा बड़ा था, तो तुम इसे मत लो। और हम देखते हैं कि एलिस और आर्थर जो होते हैं ये दोनों ही रिंग्स की तरफ देखने लगे होते हैं, और विंस से मतलब बबीता जो होती है ये बताती है कि जब तक कि आर्थर और एलिस अपनी अपनी रिंग को पहने हुए रहेंगे तो इस रिंग पे जो लगा हुआ जेम है वो जलने लगेगा। अगर आर्थर का माना लेवल डेंजरस लेवल तक नीचे गिरता है तो, और इस तरीके से एलिस को आर्थर की सेफ्टी का भी पता रहेगा। और बुरी बात बस यही है कि ये इसके अलावा ये रिंग ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन अगर सोचा जाए तो इस चीज से तुम लोगों को थोड़ी शांति मिली रहेगी। जबकि एलिस जो होती तुरंत ही इसको हक कर लेती है और कहती है कि तुम सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि तभी हम आर्थर को देखते जो कि इसी रिंग को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये जो रिंग है ये एक तरीके से दो धारी तलवार जैसा है, क्योंकि एक तरीके से ये मेरी फैमिली को लगातार मेरे बारे में चिंता करने से रोक सकता है, लेकिन परेशानी तो तब खड़ी होगी जब ये जलेगी और बुझने का नाम नहीं लेगी, जिसकी वजह से ये लोग इसके बुझने का इंतजार करेंगे और परेशान होते रहेंगे। जबकि सिर्फ एडम जो होता है ये डर्डन और से कहता है कि तो बताओ आखिर हम इन लोगों को गिफ्ट के मामले में कैसे हराएंगे। तो इसके लिए एडम भी हामी भरता है और ये कहता है कि क्योंकि तुम्हारा बेटा पहले ही काफी खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग है, इस
वजह से हेल्सी फैमिली ने जो सोचा हमने भी वही सोचा। और डर्डन जो होता है आर्थर को एक स्क्रॉल देता है और कहता है कि अब जब इस लिटिल मॉन्स्टर को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है तो हमने सोचा कि ये चीज जो है ये सबसे बेस्ट रहेगी और पूरी ही फैमिली इस चीज को अप्रिशिएट भी करेगी। और ये जो है ये साउंड ट्रांसमिशन स्क्रॉल है। और वैसे तो मैं नहीं बताने वाला हूँ कि ये कितना ज्यादा महंगा था, लेकिन जो भी ये सच में कुछ ज्यादा ही महंगा था। और ये जो महंगा कर रहा था इस वजह से हेलन जो होती है इसके पिछवाड़े पे लात मारती है, मतलब कि जैस्मिन मारती है। और एडम मुद्दे पे आते हुए कहता है कि जो भी हो इसकी मदद से तुम लोग एक बारी कम्युनिकेट कर सकते हो और मुझे लगता है कि इसके जो पेयर्स हैं उन रिंग्स के साथ ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आर्थर जो है इस स्क्रॉल में अपने माना को इन्फ्यूज करेगा और एक मैसेज को रिकॉर्ड कर लेगा। और एक बार ही जैसे ही एलिस को ये मैसेज मिल जाएगा तो ये भी एक बार ही रिप्लाई कर सकती है। और जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मैसेज आर्थर के पास जा चुका है तो ये दोनों ही स्क्रॉल्स जो है ये राख में बदल जाएंगे। और इस चीज को रे जो होता है ये भी अप्रिशिएट करता है और कहता है कि आर्थर कल का जो दिन है वो वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है, तो क्या तुम उसके लिए एक्साइटेड हो। जबकि एलिस जो होती है ये कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम सेफ रहोगे, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें कौन सी रैंक मिली है या फिर तुम कितने ज्यादा अमीर हो पाते हो, मगर जो भी हो सेफ रहना। तो इन सभी के प्यार को देख के आर्थर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल मॉम डैड, मैं हर बारी लौट के आऊंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। और फिर रात के समय ये सभी जो होते हैं ब्लैक हॉर्न टीम को अलविदा कहते हैं, जबकि जैस्मिन जो थी ये भी आर्थर को बाय कर रही होती है। और आर्थर लेटर सोचता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि समय कितना तेजी से बीत रहा है और सच में मैं कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि वैसे भी अब मेरे पास एक फैमिली है, वो लोग हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं कभी भी जाने नहीं देना चाहूंगा। और मेरे लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है और यहाँ तक कि अगर इसके लिए मुझे लड़ना भी पड़ा तो मैं लड़ूंगा, इसलिए मुझे अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। और यहाँ तक कि जैसा मैं किंग हुआ करता था उससे भी ज्यादा। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बिगनिंग आफ्टर द एंड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्थर जो होता है सिल्वी पे चिल्लाते हुए कहता है कि सिल्वी आ जाओ, तुम्हें तो इस चीज की अभी तक आदत पड़ जानी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि आर्थर जो होता है इसकी पूंछ पकड़ के काफी जोर से खींच रहा होता है, जबकि सिल्वी जो होती है रोते हुए यहाँ पे भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगती है। और इस चीज को देख के आर्थर जो होता है भड़क जाता है और कहता है कि ओ तो अब हम माना को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो फिर चलो ठीक है, तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। और इतना कह के आर्थर जो होता है ये भी अपने मानव को इस्तेमाल करने लगता है, जबकि सिल्वी जो होती है इसको बेबसी वाली नजरों से देखने लगी होती है और चाह रही होती है कि आर्थर इसको छोड़ दे। और तभी आर्थर जो होता है अपने माना का पावर इस्तेमाल करते हुए इसे काफी जोर से उठाता है, जबकि सिल्वी जो होती है रोते हुए चिल्लाने लगी होती है। और जब ये हवा में होती है आर्थर को काफी प्यार भरी नजरों से देख रही होती है कि आर्थर इसे आके बचा ले, लेकिन इसके बदले में आर्थर क्या करता है इसको ही चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से सिल्वी का जो दिल होता है टूट जाता है और ये पानी में डूब जाती है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों ने नहा लिया होता है और फाइनली आर्थर भी तैयार होकर बाहर निकल आया होता है और ये वाकई में अपने नए लुक में काफी बढ़िया लग रहा होता है, जबकि इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो हॉल में इसका इंतजार कर रहे होते हैं। और रे जो होता है ये कहता है कि एक बारी तुम्हें तो देखो, तुम पहले से ही एक एस क्लास एडवेंचरर लग रहे हो और मैं जानता हूँ आर्थर तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इस चीज को लेके तुम घमंड मत करना और तुम्हें अपनी लिमिट्स मालूम होनी चाहिए। और जब चीजें हद से बाहर जाने लगे तो जैस्मीन पे पूरा भरोसा रखना, वो तुम्हें सेफ रखेगी। तो इसके लिए आर्थर भी मान जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एली जो होती इसको रोकने लगी होती है और ये काफी ज्यादा रोते हुए कहती है कि क्या तुम और सिल्वी सच में जा रहे हो, क्या आप थोड़ा और यहाँ पे नहीं रुक सकते हो। और इस चीज को देख के एलिस भी काफी इमोशनल होने लगी होती है, लेकिन फिर ये अपने ऊपर कंट्रोल करती है और एली को संभालते हुए कहती है कि हनी तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा और सिल्वी और तुम्हारा ब्रदर जो है ये लौट भी आएंगे। तो एली जो होती है इसको टाइट पकड़ते हुए कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये लोग यहीं पे रुकें। तो आर्थर जो होता है इसको मनाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुम एक काफी बड़ी लड़की हो
गई हो, इसलिए एली मेरे पास तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट जॉब है। क्या तुम मॉम और डैड को प्रोटेक्ट कर सकती हो जब तक कि हम लौट के नहीं आ जाते हैं? तो इस चीज को सुन के एली जो होती है आर्थर को गले से लगाने लगती है और रोते हुए कहती है कि मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिससे कि मैं काफी सारी लिटिल लाइट्स को एक साथ इकट्ठा भी कर पा रही हूँ, तो हाँ मैं इन्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और आर्थर जो होता है इसे गले लगा के सोचता है कि मैंने अपनी सिस्टर की लाइफ को कितना ज्यादा मिस कर दिया, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा ये जो थोड़ा सा समय इतना काफी नहीं होगा, लेकिन इन सभी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। जिसके बाद आर्थर जो होता है ये एलिस से भी गले मिलता है, जहाँ पे एलिस जो होती है कहती है कि चलो भी मुझे इस तरीके से मत देखो, मैं ठीक हूँ। तो रे जो होता है ये कहता है कि चिंता मत करो, हम सभी ही ठीक रहेंगे। जबकि एली जो होती है सिल्वी से भी मिलती है, जबकि एलिस जो होती है कहती है कि ठीक है आप जाओ, लेकिन तुम अपनी रिंग को पहनना मत भूलना। तो आर्थर जो होता है रिंग को दिखाते हुए कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और जब आर्थर यहाँ से जाने ही वाला होता है तो रे कहता है कि आर्थर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और इसके बाद आर्थर जो होता है यहाँ से चला जाता है। और आर्थर जैसे ही जाता है तो एलिस जो होती है काफी जोरों से रोने लगती है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जैस्मिन जो होती है बाहरी आर्थर का इंतजार कर रही होती है और ये पूछती है कि क्या तुम तैयार हो। तो आर्थर जो होता है ये भी अपने मास्क को पहनते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। और फिर क्या था, आर्थर और जैस्मिन जो होता है ये दोनों ही एक जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही काफी सारे एडवेंचरर्स आए हुए होते हैं। जहाँ पे एक बंदा एक पर्चा दिखाते हुए कहता है कि हमें एक फायर कंजरर की जरूरत है जो कि कम से कम सी रैंक का हो। और तभी हम देखते हैं कि गर्मी की वजह से सिल्वी जो होती है बैग के बाहर आ गई होती है। तो इसे देख के जैस्मिन जो होती है कहती है कि तुम्हारा जो बॉन्ड है काफी अलग दिख रहा है। तो आर्थर जो होता है ये कहता है कि हाल ही में मुझे मालूम चला है कि ये जो है ये अपनी फॉर्म को थोड़ा बहुत बदल सकती है और इस तरीके से ये एक ब्लैक लिजार्ड लगेगी, तो इस पर कोई ज्यादा शक भी नहीं करेगा। और तभी आर्थर और जैस्मिन जो होते हैं काउंटर पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप दोनों का ही जीरस एडवेंचरर गिल्ड हॉल में स्वागत है, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो आर्थर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी जैस्मिन इसे रोक देती है और एक पर्चा देते हुए कहती है कि मैं इसे एक रैंक एग्जामिनेशन के लिए स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। तो ये लड़की तुरंत ही बटन दबाते हुए कहती है कि स्पॉन्सर करना चाहती हो तो बिल्कुल कर सकती हो, और चलिए आप दोनों ही प्लीज मेरे साथ आइए। वैसे तो आज हमारी काफी सारी एग्जामिनेशंस हैं, लेकिन अब जब आपके पास एक स्पॉन्सर है तो हम डायरेक्ट सीधा अंदर चल सकते हैं और लाइन में लग के आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और जब ये लेडी आर्थर को ले जा रही होती तब कुछ जने पीछे से बात कर रहे होते हैं, मगर जैस्मिन जो होती है आर्थर को उन पे ध्यान ना देकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। और तभी ये लोग किसी के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे ये लेडी जो थी ये कहती है कि ए क्लास एडवेंचरर जैस्मिन फ्लेम्सवॉर्थ ने रिक्वेस्ट की है कि इस जेंटलमैन को एक रैंक एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाए। तो ये जो पर्सन होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं इस मिस फ्लेम्सवॉर्थ के साथ काफी फेमिलियर हूँ, मेरी तुम बाहर जाके इंतजार कर सकती हो। मिस फ्लेम्सवॉर्थ काफी दिन हो गए, तुम कैसी हो? और ज्यादा समय नहीं हुआ है ना जब मैं तुमसे और तुम्हारे फादर से मिला था। जबकि इस तरफ आर्थर जो होता है जैस्मिन जो है अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखी होती है। जबकि ये जो बंदा होता है कहता है कि ये सच में काफी प्लेजर की बात है जो मैं तुमसे मिल पाया हूँ। मेरा नाम कैस्पियन ब्लेडहर्ट है और इस ब्रांच का मैं इंचार्ज हूँ, और आमतौर पर एप्लीकेशन भरी जाती है और तुम्हारे माना कोर का भी इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसके बाद काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी लिए जाते हैं। लेकिन अब जब मिस फ्लेम्सवॉर्थ तुमको स्पॉन्सर कर रही हैं तो हम इन स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। जबकि आर्थर जो होता है सोचता है कि फ्लेम्सवॉर्थ क्या जैस्मिन की फैमिली इतनी स्पेशल है, जबकि कैस्पियन कहता है कि यहाँ तक कि अगर इन सबको स्किप भी कर दिया जाए लेकिन एक चीज तब भी रह जाएगी जो कि तुम्हें करनी है, जो कि और कुछ नहीं एक मॉक ड्यूल है जो कि हमारे ही एक एग्जामिनर के खिलाफ करोगे, और तुम्हारे वेपन के हिसाब से तुम एक फाइटर या फिर एक ओमेंटर हो। क्यों मैंने सही कहा ना? और एक रजिस्टर एडवेंचरर बनने के लिए नाम जरूरी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब के तुम्हारे इतने करीबी रिलेशनशिप है मिस फ्लेम्सवॉर्थ के साथ, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं तुम्हें पुकार सकूं? जबकि आर्थर तब की चीज को याद करने लगता है जब इसने पहली बार इस मास्क को देखा था, और इस पे जो निशान था इसको एक म्यूजिक शीट के हाफ नोट जैसा दिखता है और इसी वजह से अपना नाम नोट बताता है। और फिर जैसे ये दोनों एक दूसरे से अपना हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे की माना पावर को भी सेंस कर लेते हैं, और ये दोनों ही सोचते हैं कि ये जो है काफी स्ट्रांग है। जिसके बाद
कैस्पियन जो होता है बाहर आते हुए कहता है कि नोट तुमसे मिलके वाकई में काफी खुशी हुई, मेरी तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में ले जाएगी। और फिर कहता है मेरी ज्योति इसको ले जाने लगती है, जबकि आर्थर जो होता है जाते हुए कैस्पियन को ही देख रहा होता है, जबकि कैस्पियन भी जो होता है इसी को देख रहा होता है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बिगनिंग आफ्टर द एंड के इस एपिसोड की शुरुआत में आर्थर जो होता है ये जाते हुए सोचता है कि फ्लेम्सवर्थ हाउस का जितनी बार भी जिक्र हुआ था पूरे इज्जत के साथ किया गया था, लेकिन ना जाने कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसी वजह से मेरे साथ आ जाना चाहती थी। लेकिन ऐसा दिखता है कि जब पहले इसके फादर का जिक्र हो रहा था तो ये उससे उदास हो रही थी। और फिर हम देखते हैं कि ये जो रिसेप्शनिस्ट होती है मेरी, जो इनको लेके आ गई होती है और कहती है कि मिसेस फ्लेम्सवर्थ और मिस्टर नॉट ये रास्ता सीधे आपको टेस्ट वाली जगह पे ले जाएगा और प्लीज आप लोग सीढ़ी से होते हुए वहाँ पे जाइए और तब तक इंतजार कीजिए जब तक कि आपका नाम नहीं लिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर और जैस्मिन जो होते हैं ये उस जगह पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे टेस्ट वाली जगह पे दो जने काफी खतरनाक तरीके से बैटल कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये जो वॉलंटियर होता है काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये जो बंदा होता है बड़े ही आसानी से इसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। इस वजह से ये बाल्डी जो होता है ये कहता है कि तुम तो सच में डॉज करने में काफी अच्छे हो, लेकिन क्या तुम इसे डॉज कर सकते हो? और इतना कह के काफी खतरनाक तरीके से ये टकला इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि इस तरफ जैस्मिन और आर्थर जो होते हैं ये जाके बैठने लगे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है अपने स्पीयर से अटैक कर दिया होता है। और इस चीज को देख के आर्थर जो होता है ये सोचता है कि ये टकला सच में एक नंबर का बेवकूफ है जो ये अपने अगले मूव को अनाउंस करके बता रहा है। और जिस तरीके के कॉन्जरर्स जो होते हैं अपने स्पेल्स को चेंट करते हैं अपने इंटेंट को माना को फोकस करने के लिए, उसी प्रकार ओमेंटर जो होते हैं ये भी अपने अटैक का नाम लेते हैं जिससे कि ये उसे अच्छी तरीके से कर सके। और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में काफी तगड़ा सा क्लैश हुआ था, लेकिन इसके बाद हमें सीधे इसके स्पीयर को ही दिखाया जाता है जो कि इसके हाथ से छूट गया था। और इस चीज को देख के आर्थर जो होता है ये सोचता है कि वैसे तो ये बस एक सिंपल सा ही मूव था, लेकिन तब भी ये थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है। जबकि ये टकला जो होता है हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो इस पर बंदा जो होता है इसके दिल पे अत्याचार करते हुए कहता है कि वैसे एक बूढ़ी अम्मा भी तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से छड़ी चला लेंगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथ जो इतने हट्टे कट्टे हैं फिर भी इनमें जान नहीं है, और तुम जो हो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे कुछ ज्यादा ही डिपेंड करते हो अगर इसकी तुलना तुम्हारे मानव रीइंफोर्समेंट से की जाए तो। और इसी वजह से तुम्हारे अटैक का जो बैलेंस था वो ठीक नहीं था और तुम्हारे अटैक्स इतने सिंपल थे जिसे एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाए, और वैसे भी तुम डार्क ऑरेंज स्टेज पे ही हो। और इस चीज को सुन के जो टकला होता है इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है कि लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका हूँ और डेली 100 पुशअप्स, सीटअप्स, स्क्वाट्स मारता हूँ। तो ये जो एग्जामिनर होता है इसको जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं आमतौर पर तुम जैसे हिसाब के लोगों को ई क्लास में डालता हूँ, लेकिन तुम्हारी फायर एफिनिटी को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए डी क्लास ज्यादा सही रहेगी, इसलिए तुम्हें बधाई हो। और तभी अनाउंस होता है कि अगली बारी डियाना व्हाइट हॉल की है, जबकि ये जो टकला होता है मुंह लटका के यहाँ से जा रहा होता है और जिसका नाम लिया गया था वो जो लड़की होती है ये एरिना में आने लगती है, मगर सीढ़ियों पे इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये जाके नीचे गिर जाती है और सभी लोग इसकी पैंटीज को देख के हंसने लगे होते हैं। जबकि इन सारी चीजों को होता देख के इस बंदे को गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है कि जिस हिसाब के इसके कोऑर्डिनेशन है इससे साफ साफ पता चलता है कि इसको ई क्लास में डाल लेना चाहिए, और ये सच में पूरी तरीके से समय की बर्बादी है। जबकि सब आर्थर की नजर भी इस बंदे के ऊपर पड़ती है और ये पाता है कि इसके आसपास जो मान है वो बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा है, और इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो बंदा ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम इस लड़की को एरिना में देखते हैं और ये कहती है कि मेरा नाम डियान व्हाइट हॉल है और मैं 18 साल की हूँ और मैं एक सॉलिड ऑरेंज स्टेज की कंजरर हूँ और मेरी खासियत वाटर में है। तो इस चीज को देखिए ये लेडी जो थी ये कहती है कि तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा हमारे पास पहले से ही तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, और प्लीज चलो तुम अपने वेपन को भी तैयार कर लो और ये जान लो यहाँ पे मेडिकल स्टाफ और एक एमीटर भी है, क्योंकि अगर हमारी तरफ से कोई किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो हील कर दिया जाएगा। और जैसे एक बार एक कॉन्चरर अपने ऑरेंज स्टेज पे पहुंच जाता है तो एक तरीके से उसकी स्पेशलिटी भी मालूम चल जाती है, इसलिए सभी चारों एलिमेंट्स को अडेप्ट करने की कोशिश करने के बजाय
ज्यादा बेहतर यही होगा कि उसी एलिमेंट के ऊपर फोकस किया जाए जिसको लेके हाईएस्ट एफिनिटी हो। और मैंने सुना है कि कंजूरर्स जो होते हैं जो डुअल स्पेशलाइजेशन का दावा करते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है इस चीज को एक्यूरेटली जांचने के लिए कि क्या एप्लीकेंट जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने में बेहतर है या नहीं। जबकि इस तरफ ये जो कंजरर होती है भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि तो फिर चलो ठीक है मिस व्हाइट होल, चलो देखते हैं कि आखिर तुम क्या कर पाती हो। और तभी ये जो लड़की होती है अपनी छड़ी को बाहर निकालती है और स्पेल को कास्ट करने लगती है और अपने आप को चारों तरफ ही वाटर से कवर कर लेती है। तो इस चीज को देखते हुए जैस्मिन जो होती है बताती है कि ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि कॉन्जरर्स जो होते हैं वो ओमेंटर की तरह अपनी बॉडी के साथ माना को रीइंफोर्स करने में प्रोफिशिएट नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग काफी स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग करते हैं डिफेंसिव मेजर्स के ऊपर जिससे कि ये बैटल के दौरान सबसे पहले अपने लिए एक डिफेंस तैयार कर सकें। और तभी हम देखते हैं कि ये जो मैडम जी होती है भी काफी खतरनाक तरीके से अपने अर्थ मैजिक को इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस लड़की के ऊपर काफी मिट्टी मिट्टी से आने लगी होती है। और इस चीज को देख के ये लड़की भी हैरान होती है जबकि आर्थर को ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है और सोचता है कि एग्जामिनर ने अपने स्पेल का इस्तेमाल किया जिससे कि ये डियान के विजन को ब्लॉक कर सके उसी के प्रोटेक्टिव वाटर स्पीयर के अंदर। और तभी हम देखते हैं कि व्हाइट होल जो होती है अपने स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपनी वाटर एलिमेंट की पावर को इकट्ठा करने लगती है जिससे कि ये अटैक कर सके और अपने स्पेल कास्ट करती है। और ये वाटर जो होता है काफी तेजी से इस मैडम की तरफ बढ़ने लगा होता है लेकिन ये मैडम बड़ी आसानी से इसे डॉज कर लेती है। लेकिन तभी ये जो लड़की होती है इसे ब्लास्ट होने के लिए कहती है और जैसे ही वाटर ब्लास्ट होता है तो चारों तरफ ही पानी के धुंध सा छा जाता है और इस फॉग को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि वो वाटर जो है वो ब्लास्ट होके फॉग में बदल गया है। जबकि सब व्हाइट होल जो होती है इसने काफी सारे वाटर बॉल्स को तैयार कर लिया होता है और एक साथ ही काफी खतरनाक तरीके से मैडम जी के ऊपर अटैक कर देती है और एक के बाद एक करके वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है। और फिर ये तुरंत ही उस जगह जाके देखने लगती है तो पाती है कि वहाँ पे तो एक काफी बड़ा सा गड्ढा हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि मैडम जी जो है वो इसके पीछे आ गई होती हैं और इसकी टपली पे धीरे से मार देती है और कहती है कि मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा जो कंट्रोल है वो काफी अच्छा है और लास्ट में जो तुमने स्पेल चेंट किया था वो सच में काफी अच्छा था और लगता है कि तुमने वाकई में उसकी काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है। मगर जो भी हो तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गई थी जिसकी वजह से तुमने दोबारा से डिफेंस तैयार नहीं किया। लेकिन कुल मिला के तुम्हारा जो माना कंट्रोल में इफिशियंसी है और इसे कास्ट करने की जो स्पीड है वो काफी अच्छी थी, इसलिए तुम्हारे लिए सी क्लास सही रहेगी। और इस चीज को सुन के आर्थर जो होता है सोचता है कि इसको जो इतनी कम उम्र में सी क्लास मिल गई है तो ये कुछ ऐसा है जिसके ऊपर इसे हर हाल में गर्व करना चाहिए। और तभी अनाउंस करने वाला बंदा कहता है कि अगली बारी एलिजा नाइट की है इसलिए नीचे आ जाओ। अरे नहीं जरा रुको। और फिर ये तुरंत ही जाके मैडम जी को पर्चा दिखाता है और इस चीज को देख के आर्थर भी चौंक जाता है क्योंकि इनके बीच में डिस्कशन चलने लगा था। और ये जो बंदा होता है ये कहता है कि हमें तुम्हारे स्टेटस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है और तुम्हें पहले से ही एक बी क्लास एडवेंचरर के तौर पे असाइन कर दिया गया है। और इस चीज को सुन के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और इस चीज को सुन के आर्थर भी चौंक जाता है और सोचता है कि क्या बी क्लास, यहाँ तक कि तो इसे टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और तभी वो जो बंदा होता है एलिजा वो खड़ा होता है जो कि ठीक आर्थर के सामने था और हम देखते हैं कि एलिजा और आर्थर जो होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी ये जो अनाउंसर होता है ये कहता है कि अगली बारी लुकास विक्स की है। तो ये जो लुकास होता है ये अपने स्टाफ को उठाते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बारी आ ही गई, तो क्यों ना तुम लोग भी मेरे टेस्ट को स्किप कर दो और मुझे भी बस ऐसे ही एक क्लास में डाल दो। तो बताइए मिस एग्जामिनर आपका इस पे क्या ख्याल है। तो इस पर एग्जामिनर जो होती है गुस्सा होते हुए कहती है कि लुकास वाइक्स से तुम 11 साल के हो और तुम एक कंजरर हो और तुम लाइट ऑरेंज स्टेज पे हो जिसकी सिंगल स्पेशलाइजेशन फायर में है। और जैसे आर्थर सुनता है कि ये 11 साल की उम्र में लाइट ऑरेंज स्टेज पे पहुंच चुका है तो ये भी चौंक जाता है। जबकि सब लुकास जो होता है ये काफी ज्यादा रूड बिहेव करती है, बेउबासियां ले रहा होता है। और इस चीज को देख के मिस एग्जामिनर जो होती है गुस्से में कहती है कि मतलब मन में सोचती है कि ये लड़का तो वाकई में काफी घमंडी है। और लुकास की मुस्कुराहट से भी हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये सबको हल्के में ले रहा है। और इस वजह से मैडम जी को भी गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि तो फिर चलो शुरू करते हैं। और इनकी जो बैटल है वो वाकई में काफी खतरनाक होने वाली है। तो अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।